हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज है 11 अप्रैल और स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए। पहली न्यूज़ आती है हमारे इम्पॉर्टेंट डेज से रिलेटेड। तो आज है 11 अप्रैल। आज के दिन आता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। नेशनल सेफ मदरहुड डे किस लिए आता है? ताकि मैटरनल हेल्थ और वेलबींग पे ध्यान देना कितना ज़रूरी है उस पर अवेयरनेस फैलाई जा सके, और उसके अलावा मैटरनिटी फैसिलिटीज़ या लैक्टेटिंग वुमेन पे भी अवेयरनेस फैलाई, मतलब लोगों को अवेयर किया जा सके कि कितना ज़रूरी है उस टाइम ध्यान में रखना। उससे रिलेटेड डे है नेशनल सेफ मदरहुड डे। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। इसके अलावा एक और डे आता है आज, वर्ल्ड पार्किंसंस डे। पार्किंसन आपने आई थिंक सुना होगा। इस एक तरीके का डिज़ीज़ होती है, एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है जिसमें न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, जिससे ट्रेमर्स होते हैं, रिजिडिटी हो जाती है, ब्रैडिकाइनेसिया या अदर मूवमेंट रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। बेसिकली ब्रेन में कुछ डिसऑर्डर हो जाता है जिसकी वजह से हमारी बाकी बॉडी पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। और उसी के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने के लिए इस दिन को एज अ पार्किंसंस डे मनाते हैं। ठीक है, सिंपल था, हो गया याद। बढ़ते हैं आगे। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट। अब ये रैंकिंग्स आई और इसमें इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटी रही JNU फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़। बेसिकली 20वां स्थान आया है इनका इस सब्जेक्ट में। इसके अलावा IIM अहमदाबाद आया है अमंग टॉप 25 फॉर बिजनेस स्टडीज़। और इस साल का देखें तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आई हैं जिन्होंने अपना स्थान हासिल किया है इन रैंकिंग्स में। रिकॉर्ड ब्रेकिंग 69 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैव सिक्योर्ड अ स्पॉट इन दीज रैंकिंग्स। ये भी सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा बचाने का है नहीं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ आती है पीटर हिग्स से रिलेटेड। ये काफ़ी जाने माने फिजिसिस्ट थे एंड ही हैज़ पास्ड अवे, उनका निधन हो गया है। इन्होंने एक्चुअली एक काफ़ी फेमस थ्योरी दी थी, हिग्स बोसॉन थ्योरी, गॉड पार्टिकल। इसमें इन्होंने बताया था कि किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ होती है हमारे यूनिवर्स में, उसमें मास कहाँ से आता है। तो उसमें इन्होंने कहा था कि एक हिग्स फील्ड होता है जिसके डिस्टर्बेंस होने पे एक अलग तरीके का पार्टिकल क्रिएट होता है, हिग्स बोसॉन, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में मास के लिए। ये इन्होंने थ्योरी दी थी 1964 में। तब इन्होंने सिर्फ थ्योरी दी थी, कुछ ऐसा प्रूफ नहीं हुआ था। लेकिन बाद में इस पर एक्सपेरिमेंट भी हुए लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में, जहाँ पे पार्टिकल्स को कोलाइड वगैरह किया जाता है, और ये है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के वहाँ पे। तो उन्होंने कंफर्म किया कि जी हाँ, एक्सपेरिमेंट के थ्रू कंफर्म हुआ है कि इस तरीके का कोई पार्टिकल होता है। और इसके बाद इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था फिज़िक्स में इन 2013। और किसके साथ दिया था? तो बेल्जियन फिजिसिस्ट थे एक और, जिनका नाम था फ्रैंकोइस इंगलर्ट। तो इन दोनों के लिए, इस स्टडी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, इसलिए ये नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मैंने एक बहुत ही लेमन तरीके से इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया हो। बढ़ते हैं आगे। चंद्रयान 3 ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है पिछले साल से ही, और अब न्यूज़ आती है इन्हें एक अवार्ड मिला है, इनकी पूरी टीम को, US अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। बेसिकली एक US का अवार्ड है फेमस, जिसका नाम है जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड। ये कौन है? बेसिकली ये एक व्यक्ति थे जो कि अपोलो 13 लूनर मिशन में इनका काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल था। ही प्लेड अ वाइटल रोल इन नासा सेफ रिटर्न ऑफ द क्रू टू अर्थ। इनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है, और इस साल का अवार्ड मिला है चंद्रयान 3 मिशन की पूरी टीम को। तो ये काफ़ी गर्व की बात हो जाती है हमारे देश के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे आते हैं जयराज षणमुगम। अब ये कौन है? इनको एयर इंडिया ने अपॉइंट किया है एज हेड ऑफ ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस।
और एयर इंडिया की बात करें तो इनके चेयरमैन कौन है, तो वो हैं एन चंद्रशेखरन, और सीईओ और एमडी कौन है, कैंपबेल विल्सन। सो एयर की बात करें, एयर इंडिया की बात करें तो एयर की बात करें, एयर में यानी कि मान लो आसमान मान लो आप, तो आसमान में ही चंदा होता है, चंद्रा, तो उस तरह से चेयरमैन याद रख लेना, च से चेयरमैन, च से चंद्रा। तो एयर इंडिया के चेयरमैन कौन है, एन चंद्रशेखरन, और सीईओ एमडी कौन है, कैंपबेल। और एयर में ही क्या होती है, बेल होती है एक, है ना, तो कैंपबेल विल्सन। ये सिर्फ याद करने के लिए था और कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी अपने दिल पे मत लेना और इग्नोर कर देना, ठीक है। और एयर इंडिया पूरी एयर, जो भी हमारा एयर रूट है उस पर राज करना चाह रही है, इस तरह से इसको याद कर लो, राज, और इनकी जय जयकार हो जाएगी। सो जय राज षणमुगम, ठीक है, सिंपल था, हो गया याद, बढ़ लो आगे। अब आता है आई ड्रोन इनिशिएटिव। ये एक तरीके का इनिशिएटिव है बेसिकली, जो कि स्टार्ट किया गया था ICMR और हमारी जो मिनिस्ट्री है सिविल एविएशन की, इनके द्वारा। इसमें ये देखना चाह रहे थे कि कैसे ड्रोन्स को यूज़ किया जा सकता है मेडिकल फैसिलिटीज़ एकदम रूरल एरियाज़ या रिमोट एरियाज़ में पहुंचाने के लिए। और उसी के तहत अभी कुछ ट्रायल हुआ। वो ट्रायल में क्या था, इन्होंने कुछ टिश्यू सैंपल्स भेजे मिड सर्जरी फ्रॉम अ पेरिफेरल हॉस्पिटल फॉर एडवांस्ड पैथोलॉजिकल टेस्टिंग बाय ड्रोन्स, और ये सक्सेसफुल रहा। कुछ सैंपल्स भेजे एक रिमोट एरिया से टेस्टिंग के लिए और वो सक्सेसफुल रहा, इसलिए ये न्यूज़ में रहा, इसलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए, नहीं। सो इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है ICMR's ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच फॉर नॉर्थ ईस्ट, and it assess the feasibility of using drones to deliver vaccines and medical supplies, especially rural areas where the facilities are limited। और किस किस का कोलैबोरेटिव एफर्ट है ये, तो ICMR का, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का। और डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म एक जो फ्रेमवर्क है जिससे हम ड्रोन को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं और किस तरह से उनका अलग अलग ऑपरेशंस में यूज़ किया जा सकता है, वो उसमें देखा जाता है। तो ये उसी का पार्ट है ये पूरा प्रोजेक्ट, ठीक है। सो ये बात थी इसमें, आई होप आपको याद रहेगा ये। बढ़ते हैं आगे। अक्षय भाटिया, इनका नाम क्यों न्यूज़ में रहा, तो ये एक इंडियन अमेरिकन है जिन्होंने वेलेरो टेक्सास ओपन टाइटल जीत लिया है। ये एक्चुअली गोल्फ से रिलेटेड है, मैं लिखना भूल गई, इसको यहाँ पे लिख लेना बड़े बड़े शब्दों में, गोल्फर है ये। सो गोल्फ गोल गोल बॉल से खेला जाता है, भाटे से नहीं खेला जाता। तो भाटे से भाटिया, अक्षय भाटिया। एंड आई होप प्लीज़ ऐसे ऑफेंस मत ले लेना इसको, मैं सिर्फ याद कराने के लिए इस तरह से बोल रही हूँ। अदरवाइज़ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने कि इतना बड़ा टाइटल जीता, क्योंकि हर एक वेले इंसान के बस की बात नहीं होती इतना बड़ा टाइटल जीते। तो वेले से वेला आ गया, वेलेरो टेक्सास ओपन टाइटल, और जीता किसने, अक्षय भाटिया जी ने, और गोल्फर है ये। और हराया किसको, तो डैनी मैककार्थी को। ठीक है, सिंपल था, बढ़ लो आगे। नेपाल में हो रहे हैं प्रोटेस्ट। काय के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ के लोग चाहते हैं कि वापस मोनार्की आ जाए और साथ ही उसे एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। और वो ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी टाइम से काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, इकॉनमी अच्छी नहीं चल रही है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स के साथ जा रहे हैं लोग, जिसकी वजह से परेशान होकर उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है कि आप तो भाई मोनार्की वापस ले आओ। सो उस वजह से यहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है। सो द हिंदू मेजॉरिटी नेशन बिकेम अ सेक्युलर रिपब्लिक विद अ फेडरल सिस्टम इन 2008। 2008 में ही इसे एक रिपब्लिक घोषित किया गया था, मतलब यहाँ से मोनार्की हटाई गई थी और साथ ही इसे सेक्युलर भी डिक्लेयर कर दिया गया था कि पहले ये हिंदू राष्ट्र था तो इसे सेक्युलर बनाया गया। लेकिन अब वापस प्रोटेस्ट उठ रहे हैं कि नहीं, आप तो मोनार्की वापस ले आओ और इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, ठीक है। तो ये बात है इसमें। सो द सपोर्ट हैज़ बीन ब्रूइंग फॉर restoring the constitutional monarchy and a Hindu state as dissatisfaction grows over political instability, corruption and a sluggish economy। नेपाल की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो पुष्प कुमार दहल, या इन्हें प्रचंड भी बोलते हैं। इनके प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल एंड कैपिटल है काठमांडू। करेंसी चलती है नेपालीज रुपी। सो सिंपल था, ये याद हो जाएगा, वेरी गुड,
बढ़ते हैं आगे जिम्बाब्वे की तरफ। वहाँ पे एक गोल्ड बैक्ड करेंसी लाई गई है जिसका नाम है जिग, मतलब कि ZI से जिग और G से गोल्ड बैक्ड। सो इट्स अ गोल्ड बैक्ड करेंसी। ये चाहते हैं इससे कि स्टेबलाइजेशन बना रहे इकोनॉमी में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन था, तो उससे डील करने के लिए इन्होंने ये नई करेंसी लाए जो कि गोल्ड बैक्ड होगी। और इट विल ऑपरेट विद अ मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट, मार्केट के हिसाब से उसकी एक्सचेंज रेट डिसाइड होगी। और इसलिए किया गया क्योंकि उसकी वहाँ की करेंसी में बहुत ज़्यादा डिवैल्यूएशन होने लगा था और डिवैल्यूएशन की वजह से काफ़ी इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, और उसी से डील करने के लिए ये एक नई करेंसी लाई गई जिम्बाब्वे में। सिंपल है। तो ये तो आई थिंक याद हो जाएगा, इसमें कुछ याद कराने जैसा है नहीं। बढ़ते हैं आगे, सितवे पोर्ट। अब सितवे पोर्ट आता है म्यांमार में, और ये न्यूज़ में इसलिए रहा कि इंडिया ने इसको ऑपरेट करने के राइट्स गेन कर लिए हैं। और क्यों गेन किए हैं? ताकि जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है इंडियन ओशन में उसको काउंटर किया जा सके और हमारी नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी बढ़ सके। सो इसके पहले हमारे चाबहार जो ईरान में पड़ता है पोर्ट, वहाँ पे भी इंडिया को ऐसे राइट्स अवेलेबल हैं। सो इस चाबहार के बाद अब सितवे पोर्ट आ चुका है, फॉर विच इंडिया हैज़ गेन द राइट्स टू ऑपरेट ओवरसीज पोर्ट। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है उन्होंने प्रपोजल अप्रूव किया था फॉर इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड टू टेक ओवर द ऑपरेशंस ऑफ द एंटायर पोर्ट। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये कलादान रिवर पे लोकेटेड है। ठीक है, सिंपल था, याद हो जाएगा। वेरी गुड। ये तो काफ़ी न्यूज़ में रहा हुआ पोर्ट है, तो आई थिंक आपने इसका नाम सुन रखा होगा पहले, राइट? तो बढ़ते हैं आगे, जॉन एल्फ्रेड टेनिसवुड। अब ये कौन है? ये 111 साल के व्यक्ति हैं और ये वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट मैन बन चुके हैं, एंड ही इज़ फ्रॉम इंग्लैंड। तो सोचो यार, कितनी ज़्यादा साल के हैं और अभी तक जी रहे हैं। इनकी क्या बॉडी वुड की बनी है? नहीं यार, बॉडी तो हमारे जैसी ही है, लेकिन हाँ बढ़िया खाए पिए होंगे अपने टाइम में। सो जॉन एल्फ्रेड टेनिसवुड, वुड से नाम याद रह जाएगा, ये तो सिंपल है। ठीक है। और इनके पहले रिकॉर्ड किसके पास था? तो 114 साल के थे पहले, जिनका नाम था जुआन विसेंटे पेरेज, जो कि वेनेजुएला के थे। वो जा चुके हैं, ही हैज़ पास्ड अवे। तो अब ये ओल्डेस्ट हो चुके हैं। इतनी सी न्यूज़ आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं कन्यादान की तरफ। कोर्ट में एक केस आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें लड़की वाली साइड कहती है कि भाई शादी हो चुकी है, और जबकि लड़का कहता है कि नहीं, इन्होंने कन्यादान तो किया ही नहीं, तो शादी कैसी? यही मुद्दा पहुंचता है कोर्ट, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, जो हमारी हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, उसके अकॉर्डिंग ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि भाई कन्यादान होना मस्ट है तभी मैरिज मानी जाएगी। बल्कि अगर 7 फेरे हुए हैं, उस एक्ट के अकॉर्डिंग ये लिखा है, उसके जो सेक्शन 7 है उसमें लिखा है अगर 7 फेरे हुए हैं तो वो शादी मान ली जाएगी कि शादी हो चुकी है। सो इट एम्फेसाइज सप्तपदी एज मैरिज फंडामेंटल रिचुअल एज पर सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। तो ये सिंपल सी न्यूज़ थी जो कि हमें याद रखनी है। और केस कौन सा था? तो आशुतोष यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। The act says that the marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party. चाहे लड़का या लड़की किसी भी साइड के रीति रिवाज पूरे करके शादी को करवाया जा सकता है। ठीक है, उसमें कन्यादान हो नहीं हो, अगर 7 फेरे हुए हैं तो यानी शादी हुई है। सिंपल सी बात है, ये तो याद रह ही जाएगी आप लोगों को। बढ़ते हैं, अरे कुछ है ही नहीं, हो गया आज का सेशन, इतना ही था। आई होप इट हेल्प यू and thank you so much. Have a nice day.